अब दोस्तों आप ही मुझे बताइए कि सेक्सुअल वायलेंस को कौन प्रमोट करता है? थोड़ा सा सोचिए आप। याद करिए 2015 में 50 शेड्स ऑफ ग्रे जब रिलीज़ हुई थी, तो याद करिए उस समय उसे बैन करने के बाद में हमारे देश के जितने भी तथाकथित लिबरल्स है, तथाकथित फेमिनिस्ट है, उन्होंने कैसा हो हल्ला मचाया था, किस प्रकार से विधवा विलाप किया था कि भाई ओम नारायण 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 नारायण। क्रिमिनल जस्टिस बिहाइंड क्लोज डोर्स 24 दिसंबर 2020 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर इस सीरीज़ को रिलीज़ किया गया था और मैंने इसे देखा था रिलीज़ होने के करीब 2 महीने बाद में, यानी फरवरी के पहले हफ्ते में शायद मैंने इसे देखा था। गुल्लक देखने के तुरंत बाद मैंने इस सीरीज़ को देखा था। अब आप कहेंगे यार इतने दिन हो गए इस सीरीज़ को देखकर, करीब 2.5-3 महीने हो गए, तो इतना लेट मैं इसका रिव्यू क्यों कर रहा हूँ? तो देखिए इस सीरीज़ ने मुझे इतना भयानक एक्सपीरियंस दिया था ना, इस प्रकार से टॉर्चर किया था, इतना इरिटेट किया था, मतलब आप कल्पना कर सकते हैं। अभी अभी मैंने गुल्लक जैसी सीरीज कंप्लीट की है जो पूरी तरीके से हमें रियलिस्टिक लगती है, जिसके कैरेक्टर्स के साथ में, कहानी के साथ में हम 100% कनेक्ट हो पाते हैं, जहाँ पर हमें अपने परिवार की तरह कैरेक्टर्स दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पर माँ घर की होम मिनिस्टर है, उसके आगे किसी की एक भी नहीं चलती। माँ के साथ कोई ऊंची आवाज़ में बात भी कर ले तो उसकी कोई खैर नहीं। ऐसे कैरेक्टर्स, ऐसे परिवार हमें एक तरफ तो दिखाई दे रहे हैं। और उसे देखने के तुरंत बाद मैंने देखी क्रिमिनल जस्टिस बिहाइंड क्लोज डोर्स, जहाँ पर हर मर्द कुत्ता होता है वाला कंसेप्ट चल रहा है और भी बहुत कुछ उसमें दिखाया गया है। उसके बारे में आगे मैं आपको बताऊंगा ही। यानी हमारे बॉलीवुड के फिल्म मेकर्स का जो एक पैरेलल यूनिवर्स है, उस पैरेलल यूनिवर्स पर ये सीरीज़ आधारित है या उस पैरेलल यूनिवर्स में ये सीरीज़ बनाई गई है, ऐसा इसे देखने के बाद में लगता है। और इस कारण से इस सीरीज़ ने मुझे जो टॉर्चर किया था, जो इरिटेट किया था, उसके बाद मुझे इसके बारे में कुछ बोलने की इच्छा ही नहीं हो रही थी, तो मैंने इसको साइड में रख दिया था। अब एक बार पीछे छूट गई तो फिर छूट ही गई थी, और अभी जाकर मुझे याद आया कि यार इसका तो रिव्यू करना बाकी था और इसका तो रिव्यू करना बहुत आवश्यक है। तो लगभग तो सब कुछ याद था ही, क्योंकि इतना टॉर्चर जो इसने मुझे किया था सब याद था, पर फिर भी कुछ बातें जो मुझे थोड़ी सी दोबारा देखनी थी वो मैंने हॉटस्टार पर जाकर आज मैंने देखी, और अभी हम इसका पूरा रिव्यू करने वाले हैं। बहुत कुछ मुझे आपको बताना है, तो प्लीज़ ये वीडियो आप आखिर तक पूरा ज़रूर देखना और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। अब देखिए इस रिव्यू को मैं शुरू करूँ उसके पहले ही एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि सेक्शुअल वायलेंस के लिए कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए, कठोर से कठोर सज़ा होनी चाहिए, और इसमें किसी को भी कोई संदेह नहीं होना चाहिए। अब ये सीरीज़ भी सेक्शुअल वायलेंस, वैवाहिक बलात्कार के विषय पर ही आधारित है, पर क्या इस सीरीज़ का उद्देश्य महिलाओं को न्याय दिलाना या महिलाओं की सुरक्षा, क्या ये इस सीरीज़ का उद्देश्य है? मुझे कम से कम ऐसा नहीं लगा इस सीरीज़ को देखकर। मुझे तो इस सीरीज़ का उद्देश्य कुछ और ही लगा और उसी बारे में आज हम बात करने वाले हैं। हालांकि ये मेरा ओपिनियन है, ज़रूरी नहीं कि आप मुझसे एग्री करें। अब सबसे पहले हम इसकी कहानी के बारे में चर्चा करते हैं। तो ये कहानी है विक्रम चंद्रा और अनु की। तो दोनों पति पत्नी हैं। इन दोनों के विवाह से कुछ महीने पहले विक्रम ने अनु को अपनी माँ से जाकर मिलवाया था। तो विक्रम की जो माँ है उसे अनु बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी, उसे वो मैनिपुलेटिव लगी थी और अब मेरे बेटे के लिए ये लड़की सही नहीं है ऐसा विक्रम की माँ को लगा था। पर फिर भी विक्रम की इच्छा थी तो उसने माँ की इच्छा के विरुद्ध जाकर अनु के साथ में विवाह किया। अब जो विक्रम है उसके घर में उसकी माँ है, उसका भाई है जिसका नाम ध्रुव है, जो मानसिक रूप से दिव्यांग है, डाउन सिंड्रोम है उसे। तो ऐसा ये परिवार है। अब शादी होने के बाद में अनु विक्रम को उसकी माँ और ध्रुव से दूर कर देती है, अलग वो रहने के लिए चले जाते हैं। विक्रम की माँ की भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो अनु ने लाचारी का, बीमारी का ढोंग किया, बहाना किया, और इस प्रकार का ढोंग करके उसने मेरे बेटे को, यानी अनु की माँ ये कहती है मेरे बेटे को यानी विक्रम को, अनु विक्रम की माँ से और अपने उसके दिव्यांग भाई से दूर कर दिया और वो विक्रम के साथ अलग रहने लग गई। अब बाहर से विक्रम और अनु का जो फैमिली थी, उनका जो संबंध था वो काफ़ी सबको अच्छा लगता था, मतलब बहुत ही एक खुशहाल, एक सुखी परिवार उन दोनों का लगता था। विक्रम अनु का बहुत बहुत ज़्यादा उसकी वो चिंता करता है, उसका वो ख्याल रखता है, और एक जो कोई भी उनके घर पर भी आता था तो उनके बहुत ही बड़े और सुंदर घर की प्रशंसा करता था। और इसके उत्तर में विक्रम हमेशा एक ही बात कहता था कि भाई सब मेरी बीवी की कृपा है, सब कुछ मेरी पत्नी के कारण है। तो इस प्रकार से एक हंसता खेलता परिवार ये बाहर से सबको लग रहा था। अब इसके बाद अनु का उसके साइकेट्रिस्ट के साथ में एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शुरू होता है। दोनों एक साथ में सेक्सुअल रिलेशनशिप में रहते हैं और उस कारण से फिर अनु गर्भवती हो जाती है। और ये बात जब अनु को पता चलती है कि
उस साइकेट्रिस्ट का बेटा, उसके प्रेमी का बेटा उसके पेट में है, उसी दिन वो पूरी तरीके से ये पता चलती है, वो परेशान हो जाती है और अपने साइकेट्रिस्ट के पास हो जाती है उसको मिलने के लिए उसी दिन पता चलते ही। और वहाँ से मिलकर आने के बाद में वो इंश्योरेंस कंपनी को फ़ोन करती है और उस इंश्योरेंस कंपनी को फ़ोन करने के बाद में वो उसी रात को अपने पति विक्रम का मर्डर कर देती है, उसकी हत्या कर देती है, उसके पेट में चाकू घोंप देती है। अब ये जो हत्या उसने की थी, उस समय उनकी जो बेटी है रिया, उसने 2 शब्द वहाँ पर सुने थे। एक तो है आई लव यू और कुत्ती बन, ये 2 शब्द उसने उसके पिता को, विक्रम को कहते हुए वहाँ पर सुने थे कि मेरे पिता ने माँ को आई लव यू और कुत्ती बन, ये 2 शब्द कहे थे। अब ये मर्डर करके अनु तो वहाँ से चली जाती है जैकेट पहनकर बाहर टहलने के लिए। इसके बाद पुलिस जब वहाँ पर आती है तो पुलिस के सामने सबसे पहला शब्द जो वहाँ पर विक्रम कहता है वो है मोक्ष। मोक्ष है अनु के प्रेमी का नाम। वो बस एक ही शब्द, उस मोक्ष का नाम वहाँ पर विक्रम अपने मुंह से लेता है। अब इसके बाद काफ़ी लंबे समय तक कोर्ट में केस चलता है और अनु का वकील माधव मिश्रा कोर्ट में ये बताता है कि भाई अनु काफ़ी लंबे समय से डिप्रेशन की शिकार है, उसके पति के द्वारा हुए अत्याचार से वो पीड़ित है और सीरीज़ के एंडिंग में वो विक्रम चंद्रा पर यानी अनु के पति पर यह भी आरोप लगाते हैं कि उसने अनु का वैवाहिक बलात्कार किया था। वो अनु की इच्छा के विरुद्ध जाकर उसके साथ एनल सेक्स करता था, गुदा मैथुन करता था और इस कारण से वो काफ़ी लंबे समय से प्रताड़ित थी, अत्याचार की शिकार थी, पति के वैवाहिक बलात्कार की शिकार थी और इसी कारण से अनु ने विक्रम चंद्रा की हत्या की। और इसके लिए कोई वो सबूत कोर्ट में प्रेजेंट नहीं करते, कोई प्रूफ वो कोर्ट में प्रेजेंट नहीं करते, बस अनु ने ये बात कह दी है कोर्ट में कि हाँ उसके साथ सेक्सुअल वायलेंस हुआ है, वैवाहिक बलात्कार हुआ है और इस बात को कोर्ट एक प्रूफ के रूप में देखती है और ये मानती है। कोर्ट एंडिंग में ये कहता है निर्णय सुनाते हुए कि हाँ अनु पति के द्वारा हुए अत्याचार से पीड़ित थी, ये बात कोर्ट स्वीकार करता है और कोर्ट उसे मर्डर के चार्जेस से बरी कर देता है, मुक्त कर देता है और केवल 2 वर्ष की सज़ा अनु को वहाँ पर सुनाई जाती है। यहाँ पर केवल एक बात को एक प्रूफ के रूप में, सबूत के रूप में कोर्ट के सामने बताया जाता है, वो है एक सीसीटीवी का फुटेज। हालांकि कोर्ट के सामने उस सीसीटीवी के फुटेज को दिखाया नहीं जाता, उसकी कोई जांच करने के आदेश कोर्ट के द्वारा नहीं दिए जाते पुलिस को। बस ऐसा ही पंकज त्रिपाठी का जो कैरेक्टर है वो अपनी पत्नी के साथ में कोर्ट के प्रीमिस में एक लैपटॉप पर वो सीसीटीवी फुटेज देखता है। उसकी पत्नी कहती कि यार ये कोई डिब्बी जैसा लग रहा है, ब्यूटी पार्लर का कोई प्रोडक्ट ये लग रहा है। इसके बाद तुरंत पंकज त्रिपाठी का कैरेक्टर दौड़ कर आता है और जो निखत हुसैन का पात्र है उसे कान में कुछ वहाँ पर वो बोलता है, फुसफुसाता है और फिर निखत हुसैन उससे पूछती कि क्या था तुम्हारे हाथ में जो तुमने डस्टबिन में फेंका था, सीसीटीवी में हमें दिखाई दे रहा है। तो वो अनु का जो कैरेक्टर है वो कहता है कि वो एक पेट्रोलियम जेली थी और एनल सेक्स के लिए, गुदा मैथुन के लिए वो विक्रम चंद्रा इसे यूज़ करता था। हालांकि जो सीसीटीवी फुटेज सीरीज़ में दिखाया गया है वो बहुत ज़्यादा ब्लर था। अनु के हाथ में वहाँ पर क्या है वो बिल्कुल भी हमें दिखाई नहीं देता है, पर बस अनु कह देती है कि वो पेट्रोलियम जेली थी, इसलिए सब उसे मान लेते हैं कि वो पेट्रोलियम जेली ही थी। यानी अगर हम इस पूरे केस को देखें तो सारे के सारे जितने भी जो सबूत है, प्रूफ है, वो सब अनु के विरुद्ध ही जाते हैं। यानी देखिए सबसे पहले तो विक्रम की माँ जैसे बोलती है कि उसने एक जॉइंट फैमिली को तोड़ दिया था, एक माँ और उसके दिव्यांग बेटे से विक्रम को दूर कर दिया था। इसके अलावा उसके ही साइकेट्रिस्ट के साथ में वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में थी, उस अफेयर से उसके पेट में एक बच्चा भी है, डीएनए से ये बात प्रूफ हो चुकी है। जिस दिन उसे अपने वो गर्भवती है ये पता चलता है, उसी दिन वो उस साइकेट्रिस्ट से मिलने के लिए भी जाती है, वापस आती है, इंश्योरेंस कंपनी को फ़ोन करती है, उसके बाद उसी रात को वो पति की हत्या कर देती है। तो बहुत सारे ऐसे जो सबूत है, प्रूफ है, वो अनु के विरुद्ध ही जा रहे होते हैं। जो एविडेंस है स्पष्ट रूप में हमें दिखाई दे रहे हैं, पर उन सारे एविडेंस जितने भी है उनको कोर्ट नहीं देखता, उनको बिल्कुल भी संज्ञान में नहीं लेता। और दूसरी तरफ अगर हम विक्रम के कैरेक्टर को देखें तो उसे हर प्रकार से बहुत ही सम्माननीय और प्रतिष्ठित वकील दिखाया है। मतलब उसके विरुद्ध में एक भी निगेटिव बात ना कोई बोलता है, ना ही कोई बात कहीं पर निगेटिव दिखाई देती है। एक केवल निगेटिव बात सामने आती है, एक ड्रग पेडलर के साथ में उसका एक फ़ोटो होता है, पर बाद में उसके बारे में भी स्पष्टीकरण जो जांच होती है उसके बाद पता चलता है कि उसका जो दिव्यांग भाई है उसके लिए सीबीडी ऑयल लेने के लिए वो उस ड्रग पेडलर से मिलता था। मतलब एक भी निगेटिव बात विक्रम के विरुद्ध नहीं मिलती है। जितने भी एविडेंसेस है वो सारे के सारे अनु के ही विरुद्ध में थे, पर एंडिंग में बस अनु ये बोल देती है कि भाई
वो सेक्सुअल वायलेंस की शिकार है, तो कोर्ट उसकी ये बात मान लेता है। अब देखिए, ये बहुत अच्छी बात है कि सीरीज सेक्सुअल वायलेंस जैसे एक बहुत ही गंभीर विषय को हमारे सामने रखना चाहती है, पर यहाँ पर अनु के कैरेक्टर को जिस प्रकार से लिखा गया है वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। यानी एक प्रकार से ये सीरीज़ ये कहने का प्रयास करती है कि मान लीजिए कोई लड़की, कोई पत्नी एक जॉइंट फैमिली को तोड़कर अपने पति को लेकर अलग से रहने के लिए चली गई है। वहाँ रहने के बाद में उसका एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, उससे वो गर्भवती हो जाती है, और इसके बाद में अगर वो अपने पति की हत्या करे तो हमें उस महिला पर बिल्कुल भी कोई प्रश्न चिन्ह उठाना ही नहीं चाहिए। अगर वो महिला कोर्ट में आकर ये कह दे कि भाई वो पति के अत्याचारों से पीड़ित थी, प्रताड़ना की शिकार थी और इस कारण से मैंने पति की हत्या कर दी, तो वो जो उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, उस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से वो जो गर्भवती हुई है या जो कुछ भी उसके बारे में जो बातें हमें पता है, उन सब बातों को हमें इग्नोर कर देना चाहिए। एक प्रकार से ये सीरीज़ यही कहने का प्रयास करती है ना। और दूसरी तरफ वो पति, वो चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, केवल एक ही उसकी गलत बात निकलती है ड्रग पेडलिंग की, वो भी केवल वो CBD ऑयल ले रहा था अपने दिव्यांग भाई के लिए, यानी हर प्रकार से वो सही है, ये एविडेंस के साथ प्रूव हो जाए, फिर भी वो पति है, पुरुष है, उसकी बात हमें नहीं सुननी चाहिए। और जो पत्नी है वो स्त्री है, वो कोर्ट में आकर रोकर अगर ये बता देती कि वो सेक्सुअल वायलेंस की शिकार है, पति के अत्याचारों की शिकार है, तो उसकी बात हमें मान लेनी चाहिए। कल्पना करिए वो जो पति है उसकी जगह कल को हमारा बेटा या भाई भी वहाँ पर हो सकता है। कल्पना करिए आप, बस मान लीजिए ऐसा, हम एक जॉइंट फैमिली में हैं, हमारा बेटा या भाई किसी लड़की से प्रेम करने लगता है, सब घर के लोग कहते हैं कि यार मत करो शादी, हमें सही नहीं लग रहा ये रिश्ता, पर फिर भी वो विरुद्ध में जाकर विवाह करता है। विवाह के तुरंत बाद अलग रहने के लिए चला जाता है। वहाँ जाने के बाद उसकी पत्नी का कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, वो उससे गर्भवती हो जाती है और घर पर आकर ये पति को रास्ते से हटाने के लिए और इंश्योरेंस के पैसे पाने के लिए वो पति की हत्या कर देती है। पर कोर्ट में आकर वो बस ये बोल दे कि भाई वो पति के अत्याचारों की शिकार थी, इस कारण से उसने पति की हत्या कर दी। कोई प्रूफ नहीं, कोई सबूत की आवश्यकता नहीं, बस कोर्ट मान लेगा। क्या ये प्रॉब्लमेटिक नहीं लगता आपको? मुझे तो उल्टा ऐसा लगता है कि ऐसी सीरीज के कारण जो महिलाएं सच में जिन्हें न्याय की आवश्यकता है, जो महिलाएं सच में पीड़ित है उनकी तरफ भी समाज का देखने का दृष्टिकोण बदल जाएगा, या उन महिलाओं के साथ में एक प्रकार से ये सीरीज अन्याय करती है, ऐसा कम से कम मुझे लगता है। और दोस्तों, ये बात केवल इस सीरीज की नहीं है, आप पिंक जैसी फिल्म को देख लीजिए, उसमें भी सीरीज के एंडिंग में वो कोई प्रूफ नहीं देते, कोई सबूत नहीं, किसी प्रकार का कोई एविडेंस नहीं, पर बस वहां पर वो लड़कियां रो रो कर ये बोल देती कि भाई हमने नो कहा था, बस ये रो रो कर वहां पर वो बोल देती है, और बिना किसी एविडेंस के, बिना किसी सबूत के कोर्ट उन लड़कियों के पक्ष में निर्णय सुना देता है। और पिंक में भी आप देखिए, वहाँ ड्रिंक करना, स्मोक करना, मल्टीपल रिलेशनशिप्स, लेट नाइट पार्टीज में जाना, इन बातों को एक प्रकार से वो बहुत प्राउडली प्रेजेंट करने का प्रयास बस वो कर रही थी। यही उसका मुख्य उद्देश्य लग रहा था पिंक फिल्म का। और सबसे महत्वपूर्ण बात, सीरीज के फिल्म के एंडिंग में पिंक के, वहाँ पर भी वो कोई एविडेंस नहीं देते, बस वहाँ पर उन तीनों लड़कियों ने कह दिया रो रो कर, और कोर्ट वो बात मान लेता है। और उसी प्रकार से इस सीरीज को भी अगर हम देखें, क्रिमिनल जस्टिस बिहाइंड क्लोज डोर्स, तो इसका भी उद्देश्य यही लगता है कि जैसे ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को जस्टिफाई करने का प्रयास कर रही हो। और देखिए, आजकल कई सारी ऐसी फिल्में, वेब सीरीज आई है जो बार बार एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को सही ठहराने का, जायज़ ठहराने का प्रयास कर रही है। खासतौर पर महिला पत्नी के द्वारा किए गए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को सही ठहराने का प्रयास किया जा रहा है। कभी पति को वैवाहिक बलात्कार करते हुए दिखाया जाता है इस सीरीज की तरह, तो कभी पति को बिल्कुल ही नपुंसक दिखाया जाता है, जैसे कि डॉली किटी और उनके वो हसीन सपने, जो भी वो फिल्म थी, वहाँ पर भी देखिए पति को नपुंसक दिखाया है। और इस कारण से जो पत्नी है, राधा उसका शायद नाम था उस कैरेक्टर का, और वो उसके डिलीवरी बॉय के साथ में, जो वर्जिन है, वर्जिन अंसारी, उसके साथ में वो सोती है। पति को नपुंसक दिखाया है। या पति नपुंसक नहीं हो या वैवाहिक बलात्कार नहीं करता हो, तो उसे बहुत काम में बिजी दिखाया जाता है, और इस कारण से वो पत्नी को सुख नहीं, शारीरिक सुख नहीं दे पाता, बिस्तर पर सुख नहीं दे पाता, और इस कारण से फिर पत्नी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जाती है, और उसे भी जस्टिफाई किया जाता है। जैसे कि लव स्टोरीज का मनीषा कोइराला वाली शॉर्ट फिल्म आप देख लीजिए, उसमें पति के ही मित्र के साथ में वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है और उसे जस्टिफाई किया गया है। या अभी हाल ही में आई हुई अजीब दास्तान की आखिरी शॉर्ट फिल्म, उसमें भी पति को बहुत बिजी दिखाया है काम में, और इस कारण से फिर पत्नी आर्ट गैलरी के एक ओनर के साथ में उसे रिलेशनशिप में या शारीरिक संबंध बनाते हुए दिखाया है। या जिस भी प्रकार से हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को जस्टिफाई किया जा रहा है, ऐसा लगता है। अब दोस्तों, चलिए हम सेक्सुअल वायलेंस, इस बहुत ही गंभीर विषय के बारे में चर्चा करते हैं, जो कि इस सीरीज का मुख्य विषय है, ऐसा बताया गया है। अब दोस्तों, आप ही मुझे बताइए कि सेक्सुअल वायलेंस को कौन प्रमोट करता है? थोड़ा सा सोचिए आप।
याद करिए 2015 में 50 शेड्स ऑफ ग्रे जब रिलीज़ हुई थी तो भारत के सेंसर बोर्ड ने उसे बैन कर दिया था, उसे वहाँ यहाँ भारत में रिलीज़ करने से मना कर दिया था। तो याद करिए उस समय उसे बैन करने के बाद में हमारे देश के जितने भी तथाकथित लिबरल्स है, तथाकथित फेमिनिस्ट है, उन्होंने कैसा हो हल्ला मचाया था, किस प्रकार से विधवा विलाप किया था कि भाई ये कैसा है मोदी का इंडिया, इस मोदी के इंडिया में एक फिल्म को तो वो टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं, कितना इंटॉलरेंस बढ़ गया है, हर चीज़ों को बस ये मोदी सरकार बस बैन करती जा रही है, देखो 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 एक फिल्म को तक रिलीज़ नहीं होने दिया जा रहा। अभी भी आप गूगल पर जाइए, सर्च करिए, ढेर सारे आर्टिकल्स आपको इस विषय पर मिल जाएंगे। अब दोस्तों 50 शेड्स ऑफ ग्रे किस विषय पर आधारित थी? वो क्या कहते हैं, सेडोमैसोकिज्म या जो भी वो से कहते हैं, बीडीएसएम ही कहते हैं ना, यानी एक बहुत ही वायलेंट सेक्सुअल प्रैक्टिस, एक बहुत बहुत ज़्यादा हिंसक शारीरिक संबंध बनाने की पद्धति जिसमें स्त्री को बस एक ऑब्जेक्ट की तरह देखा जाता है और उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है, बहुत प्रताड़ित किया जाता है। और ऐसे वासनांध कैरेक्टर्स को उस सीरीज़ में दिखाया गया था और ऐसे वासनांध कैरेक्टर्स जो स्त्री को बस एक ऑब्जेक्ट की तरह मानते हैं, उस ऐसी फिल्मों को तथाकथित लिबरल्स वगैरह इंजॉय करते हैं। उसको बैन कर दिया जाए तो इन्हें बहुत परेशानी होती है। जो फिल्म सेक्सुअल वायलेंस को क्लियरली प्रमोट करती है अब चलिए उस फिल्म को भी छोड़ दीजिए, पॉर्न की बात ले लीजिए। सबसे ज़्यादा सेक्सुअल वायलेंस को अगर कहीं पर प्रमोट किया जाता है तो वो पॉर्न ही है ना। पर अगर आप पॉर्न के विरुद्ध में, पॉर्न स्टार्स के विरुद्ध में एक शब्द भी अगर आप बोल दोगे ना तो आपको लिटरली सोशल मीडिया पर लिंच कर दिया जाएगा। आम लोगों को तो छोड़ ही दीजिए, आपके हमारी तरह प्रसून जोशी जैसे जो इतने बड़े लेखक हैं, उनको तक सोशल मीडिया पर लिटरली तथाकथित लिबरल्स और तथाकथित फेमिनिस्टों के द्वारा लिंच किया गया था। उन्होंने बस इतना ही कहा था एक इंटरव्यू में, आमिर खान ने सनी लियोनी का समर्थन किया, जिसके बाद में प्रसून जोशी ने ये कहा था वहाँ पर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि देखिए सनी लियोनी की जो पास्ट लाइफ थी उसके लिए उसे कटघरे में खड़ा करना ये बिल्कुल भी सही नहीं है। उसकी पास्ट लाइफ जैसी भी थी वो, उसके बारे में हमें उसको दोष नहीं देना चाहिए, पर उसने वो जिस प्रोफेशन में थी उस प्रोफेशन को प्रमोट करना मैं बिल्कुल भी सही नहीं समझता हूँ, क्योंकि हमारी युवा पीढ़ी के लिए उस प्रोफेशन को यानी पॉर्न इंडस्ट्री को प्रमोट करना बिल्कुल भी सही नहीं है। मैं उसका बिल्कुल भी समर्थन नहीं करता हूँ वो जिस प्रोफेशन में थी, पर उसके लिए हमें उसे कटघरे में खड़ा नहीं करना चाहिए। ये एक सिंपल सी बात प्रसून जोशी ने कही थी, बिल्कुल सेंसिबल बात है ना, सही बात है, पर बस इतना सा उन्होंने कहा था। तो भाई जिस प्रकार से सोशल मीडिया पर उनको लिंच किया गया था ना, आप अभी भी देख लीजिए, सर्च करिए गूगल पर, आपको ढेर सारे ट्वीट्स, ढेर सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे। यानी हमारे देश की जो तथाकथित लिबरल्स, फेमिनिस्ट वगैरह है, उनके अनुसार आप हमारे देश को, हमारी भारतीय सेना को, हमारी परंपराओं को, संस्कृति को, पेरेंट्स को, फैमिली वैल्यूज़ को, मोरल वैल्यूज़ को, इन सब बातों को जितनी चाहे उतनी गालियाँ दे सकते हैं, जितने चाहे उतने गंदे तरीके से क्रिटिसाइज कर सकते हैं इन सब बातों को, पर 50 शेड्स ऑफ ग्रे, पॉर्न, इनको आप बिल्कुल भी क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। इवन वेस्टर्न क्लोथ्स को भी आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। ये मानसिकता है। आप खुद कल्पना करके देखिए कि कौन महिलाओं को ऑब्जेक्टिफाई करता है। यही कला और साहित्य का क्षेत्र, यही आर्ट एंड लिटरेचर का क्षेत्र, यही फिल्म मेकर सबसे ज़्यादा महिलाओं को ऑब्जेक्टिफाई करते हैं। सबसे ज़्यादा फीमेल कैरेक्टर्स को ओवर सेक्सुअलाइज यहीं पर किया जाता है। उनके गुप्तांगों पर बार बार कैमरा घुमा कर ये लोग ऑडियंस को अपनी तरफ खींचने का प्रयास करते हैं। ऐसी सेक्सुअल वायलेंस को प्रमोट करने वाली फिल्मों का ये समर्थन करते हैं, और दूसरी तरफ फिर ऐसी वेब सीरीज बनाकर ये लोग ये दिखाने का प्रयास करते हैं जैसे महिलाओं की इस इंडस्ट्री को, इन फिल्म मेकर्स को, इस कला और साहित्य के क्षेत्र को बहुत चिंता हो। अब हम बात करते हैं सीरीज के निगेटिव कैरेक्टर के बारे में, विलन के बारे में, जो आशीष विद्यार्थी ने प्ले किया है। एक वकील का ये पात्र है और इस वकील के पात्र को बहुत वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके यज्ञ वगैरह करने वाला दिखाया है। घर में वो बहुत बड़ा तिलक लगाता है, हाथ में भगवा कलावा है, उसके ऑफिस में एक बहुत बड़ा भगवान का मंदिर है, और हमेशा देश, धर्म और संस्कृति की सेवा की वो बातें करता है कि भाई देश और धर्म की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। और साथ ही उसे बहुत शुद्ध हिंदी में बात करने वाला बताया है। सबको संस्कृत के श्लोक मंत्र वगैरह वो सुनाता है। इवन कोर्ट में जज के समक्ष अपना मत रखते हुए भी, दलील पेश करते हुए भी वो वहाँ पर भी ग्रंथों के श्लोक वगैरह वो सुनाता है। इस प्रकार का ये पात्र है
और उसे बहुत ही निकृष्ट मानसिकता वाला सीरीज में दिखाया है। मतलब कितना टिपिकल, देखिए ना, दशकों से बॉलीवुड की फिल्मों में हमेशा से ऐसे कैरेक्टर्स को ही बहुत ही निगेटिव, रेपिस्ट, बलात्कारी, दूसरों का शोषण करने वाला, संकुचित मानसिकता वाला दिखाया जाता रहा है, ऐसे कैरेक्टर्स को ही। और यहाँ पर भी बिल्कुल वही टिपिकल सा वो कैरेक्टर उन्होंने यहाँ पर भी दिखाया है। इसके अलावा इस सीरीज में जितनी भी महिला कैदियों को दिखाया गया है, लगभग उन सभी को पेट्रियार्की का, समाज की पुरुष प्रधान सोच का, पति के अत्याचारों का खास तौर पर शिकार दिखाया है। लगभग सारे के सारे महिला कैदियों को। एक सीन में एक महिला कैदी अनु को बता रही होती कि भाई कौन सी महिला कैदी किस लिए यहाँ पर आई हुई है। तो वहाँ पर वो कहती कि देखो देखो, वो जो पुष्पा है ना, वो उसने भाई के साथ मिलकर दहेज के लिए भाभी को जिंदा जला डाला था। इसके बाद वो जो रेखा है ना, नक्सली है, इन लोगों ने 3 दिनों तक उसका रेप किया, टॉर्चर किया। अब यहाँ पर डायरेक्टली पुलिस अधिकारियों का, पुलिस का तो नाम नहीं लिया गया, पर इन लोगों ने ये शब्द बस उपयोग किया है। अब वो जेल में है तो वहाँ पर सीधी सी बात है कि पुलिस की तरफ, पुलिस अधिकारियों की तरफ ही उनका उद्देश्य होगा, ऐसा लगता है। हालांकि डायरेक्टली उन्होंने उनका नाम नहीं लिया है। अब देखिए, नक्सलियों को ग्लोरीफाई करना, नक्सलियों को क्रांतिकारी बताना, नक्सलियों को ही उल्टा पीड़ित बताना, ये कई सारी बॉलीवुड की फिल्मों में आए दिन हम देखते रहते हैं। वैसे ये कोई नई बात नहीं है। इसके अलावा एक सीरीज़ में जो ईशानी का कैरेक्टर है, वो अनु से कहता है कि इस जेल में जितनी भी औरतें हैं, उनमें से ज़्यादातर औरतों के जो पति है वो उन्हें जानवर से भी बदतर समझते थे, पर फिर भी यहाँ पर पति की हत्या करने को एक बहुत बड़ा पाप माना जाता है। अब देखिए, मतलब इस डायलॉग के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया है कि भाई महिलाएं अगर अपराधी हो भी, महिला अगर जेल में हो, अगर अपराधी वो हो भी, तो वो पति के ही अत्याचारों का ज़्यादातर समय शिकार होती है। अब देखिए, एक तरफ इस सीरीज़ में लगभग जितने भी पुरुष होते हैं, पति होते हैं, वो महिलाओं पर अत्याचार करते हैं, अपनी पत्नी पर अत्याचार करते हैं, वैवाहिक बलात्कार करते हैं। उन्हें अगर पत्नी से शारीरिक सुख नहीं मिलता तो ज़बरदस्ती वो पत्नी के साथ ज़बरदस्ती करते हैं। इस प्रकार का एक समाज का चित्रण एक तरफ किया गया है, और दूसरी तरफ माधव मिश्रा और उनकी पत्नी का जो कैरेक्टर है, उनके माध्यम से ये सीरीज़ ये बताने का प्रयास करती है कि अगर पत्नी को शारीरिक सुख नहीं मिलता है पति से, तो वो किस प्रकार से वेट करती है। उसके अंदर संयम होता है, सहन शक्ति होती है, और वो किसी भी प्रकार से पति के साथ कोई वायलेंस, हिंसा वगैरह नहीं करती। ये एक प्रकार से माधव मिश्रा और उसकी पत्नी के माध्यम से सीरीज़ में बताया गया है। इसके अलावा इस सीरीज़ के एक सीन के बारे में, खास तौर पर उस सीन के एक डायलॉग के बारे में मैं अलग से यहाँ पर बात करना चाहता हूँ, क्योंकि वो डायलॉग मुझे बहुत ज़्यादा हास्यास्पद लगा। अब ये संवाद है निखत हुसैन और उसकी माँ के बीच का। उस सीन में निखत हुसैन अपनी माँ से कहती है कि अब तुम पापा और उनकी पार्टनर्स के लिए बिस्तर सजाते बैठना। यानी निखत के जो पापा है, उनके वो कई सारे लड़कियों के साथ में, महिलाओं के साथ में वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, सेक्सुअल रिलेशनशिप में है। पर निखत की जो माँ है, उसे इन बातों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। उसे पता है कि उसके पति के कई सारी लड़कियों के साथ में, महिलाओं के साथ में वो संबंध है, सेक्सुअल रिलेशनशिप में है, पर फिर भी वो ऐसे पति के साथ में रहना चाहती है। वो काफ़ी झुक कर अपने पति के साथ में रहती है, ऐसा दिखाया है। अब निखत की माँ अपने आप को सही ठहराने के लिए एक सीन में निखत से कहती है कि तुम अपना ये वेस्टर्न कल्चर मुझ पर मत थोपो, तुम अपना ये वेस्टर्न कल्चर अपने पास रखो। वेस्टर्न कल्चर, सीरियसली, यानी निखत हुसैन जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का विरोध कर रही है, उसे वेस्टर्न कल्चर वाला बताया है। और निखत हुसैन की माँ जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को झेल रही है, या फिर उसको सही मान रही है, या ऐसे पति के साथ में रह रही है, एक पति जिसका कई सारी महिलाओं के साथ में, लड़कियों के साथ में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, क्या ये भारतीय कल्चर है? क्या ये भारतीय संस्कृति है? मतलब ये क्या क्या लिखा था, मुझे सच में समझ में नहीं आया। उल्टा विवाह बाह्य संबंध, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, वन नाइट स्टैंड, मल्टीपल पार्टनर्स, फक बड़ी, सेक्स बड़ी, ओपन मैरिज वगैरह वगैरह, ये सारे कंसेप्ट पश्चिमी सभ्यता के ही है, वेस्टर्न कल्चर के ही है। पर यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पति कर रहा है, पति उसको सही ठहरा रही है, उसके साथ में ये रह रही है, इसको भारतीय कल्चर बताया है, और जो उसका विरोध कर रहा है उसे वेस्टर्न कल्चर बताया है। वाह। इसके अलावा इस सीरीज में एक सीन में वोक शब्द का अर्थ बताया गया है कि वोक होना कितने गर्व की बात है। सच में उस सीन के समय मुझे हंसी आ रही थी। मतलब आप देख लीजिए, आज पूरे विश्व में वोक, तथाकथित लिबरल्स वगैरह, ये जो शब्द है वो हंसी के पात्र बनकर रह गए हैं। हंसी के पात्र ही ना अपने आप को, ये वोक, लिबरल वगैरह ये शब्द, पर उन्हीं बातों को, उन्हीं शब्दों को इस सीरीज़ में बड़े गर्व के साथ में प्रमोट किया गया है। अब सबसे आखिर में इस सीरीज़ के सबसे एंडिंग वाले सीन की बात करते हैं, जहाँ पर मंदिरा माथुर का जो कैरेक्टर है वो आशीष विद्यार्थी के पात्र से कहता है कि
क्या आपको नहीं लगता कि इस देश के जितने भी कानून हैं वो सिर्फ पुरुषों की सुरक्षा के लिए ही बनाए गए हैं, पुरुषों की सुरक्षा के लिए ही बने हैं? ऐसा एक डायलॉग है सीरीज के एंडिंग में। अब सत्य परिस्थिति क्या है, रियलिटी क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी हम बात करते हैं। अब मैं इसके पहले मैं इसके बारे में बात कर चुका हूँ थप्पड़ के हमारे ट्रेलर रिव्यू में, तो वो सब मैं यहाँ पर दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। उसी वीडियो का एक छोटा सा पार्ट क्लिप में यहाँ पर आपको दिखाना चाहता हूँ। आईपीसी के सेक्शन 498A का पुरुषों के खिलाफ दुरुपयोग। दोस्तों, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के स्टैटिस्टिक्स के अनुसार भारत में हर 9 मिनट में एक विवाहित पुरुष आत्महत्या करता है, हर 9 मिनट में। और ये रिपोर्ट तो 6-7 साल पुराना है। अभी तो ये संख्या, विवाहित पुरुषों की आत्महत्या की संख्या और भी ज़्यादा बढ़ गई होगी। और ये आत्महत्या क्यों करते हैं विवाहित पुरुष? क्योंकि आईपीसी के सेक्शन 498A का उनके विरुद्ध, उनके खिलाफ दुरुपयोग किया जाता है। इस कारण भारत में हर 9 मिनट में एक विवाहित पुरुष आत्महत्या करता है। अकेले सन 2012 में 64,000 विवाहित पुरुषों ने आत्महत्या की थी। 64,000। और यह संख्या विवाहित महिलाओं की आत्महत्या से 2 गुनी है। और इस कानून का दुरुपयोग होना भारत में कोई नई बात नहीं है, बहुत आम बात है। उल्टा ये जो भी ऐसे उत्पीड़न के, प्रताड़ना के, दहेज उत्पीड़न के जो केसेस होते हैं, उनमें से 80% तक केसेस फेक होते हैं। और इन झूठे केसेस को करने के पीछे काफ़ी सारे अलग अलग कारण होते हैं। किसी पत्नी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है, या फिर कुछ पर्सनल दुश्मनी होती है, या गुस्सा होता है, या फिर सबसे ज़्यादा जो कारण होता है वो है बेटर डिवोर्स सेटलमेंट के लिए। यानी डिवोर्स करते समय एक अच्छी खासी रकम पति से मिल जाए, इसके लिए भी इस प्रकार से झूठ पति को या पति के परिवार को झूठे केसेस में फंसाया जाता है। दहेज उत्पीड़न के या फिर पारिवारिक हिंसा के, डोमेस्टिक वायलेंस के झूठे केसेस में पति को या पति के परिवार को फंसाया जाता है। और ये जब आरोप किसी पति पर या उसके परिवार पर लगता है, ये कानून सेक्शन 498A के अनुसार, तो उस पति को, उस पूरे परिवार को जो सफ़र करना पड़ता है, जो प्रताड़ना झेलनी पड़ती है, जो समाज से अपमानित होना पड़ता है, जो अपमान झेलना पड़ता है, और उसके बाद कोई भी उनकी तरफ अच्छी नज़र से नहीं देखता, उनकी नौकरी चली जाना और भी बहुत सारी अलग अलग परेशानियां, उनको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है उस पुरुष को, उसके परिवार को। और इस वजह से फिर कई बार वे पुरुष आत्महत्या कर लेते हैं, कई बार तो वो पूरा का पूरा परिवार ही आत्महत्या कर लेता है। इसलिए अकेले 2012 में 64,000 विवाहित पुरुषों ने आत्महत्या की थी। यूनाइटेड नेशंस के एक सर्वे के अनुसार भारत दुनिया के उन टॉप 3 देशों में से एक है जहां पर पतियों को उनकी पत्नियां पीटती है। यानी पतियों को पीटने के मामले में भारतीय पत्नियां दुनिया में 3रे नंबर पर है। इतनी सारी घरेलू हिंसा के पुरुष शिकार होते हुए भी आज तक बॉलीवुड में कभी भी पुरुषों के खिलाफ होने वाली जो पारिवारिक हिंसा है, डोमेस्टिक वायलेंस है, या जो सेक्शन 498A का दुरुपयोग है, इस पर आज तक बॉलीवुड में एक सिंगल फिल्म तक नहीं बनी है। तो दोस्तों, ये था मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस क्रिमिनल जस्टिस बिहाइंड क्लोज्ड डोर्स इस सीरीज का। बाकी फिर भी अगर आप इस सीरीज को देखना चाहते हैं तो आप बस इसके शुरुआत के 2 और एंडिंग के 2 एपिसोड्स भी देखेंगे तो भी चल जाएगा। यानी दूसरे एपिसोड के बाद में डायरेक्टली आप इसका 7वां एपिसोड भी देखेंगे तो भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपने कुछ मिस किया है। बाकी बातें करने के लिए और भी बहुत कुछ है, पर वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है, तो यहीं पर हम वीडियो को रोक देते हैं, समाप्त कर देते हैं। मैं क्रिमिनल जस्टिस बिहाइंड क्लोज डोर्स को दूंगा 1 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो सीरीज में सेक्सुअल वायलेंस को दिखाया है, काफ़ी सारी स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज वगैरह भी है, तो परिवार के साथ में देखने जैसी तो ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। बाकी आपने अगर इस सीरीज़ को देखा है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। जय श्री राम, वंदे मातरम।